खान साहब के साथ आप कोई उन्हें कोई दानिशमंदी की बात समझाना चाहेंगे, कोई जाके कोई कोशिश करेंगे कि उनसे मुलाकात हो, उन्हें बताएं कि मुल्क जो है कहाँ पे चला गया है, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, सियासी जमातें आगे अपना रास्ता किस तरह से बना सकती हैं? देखिए, ये जो स्टेट्समैन होता है ना, जो लीडर होता है, नेल्सन मंडेला की नकल उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं देखा कि 27 साल जेल में रहने के बाद, तमाम मुसीबतें झेलने के बाद नेल्सन मंडेला जब बाहर निकला और अंदर से ही बैठकर उसने कह दिया था कि मैंने किसी से बदला नहीं लिया, सब मेरे हैं, ये मेरा मुल्क है, यहाँ गोरे भी रहेंगे, यहाँ काले भी रहेंगे। तो जब ये सोच पैदा होगी, नेल्सन मंडेला जो जेल में जाता है ना, वो कहता है मैं नेल्सन मंडेला बन गया हूँ, लेकिन ज़हनियत नेल्सन मंडेले वाली नहीं बनाते कि हाँ यार, हमने कोई अगर गलतियां की तो हम इतराफ़ करते हैं, और अगर मामलात को आगे लेके चलना है तो हम पाकिस्तान के लिए सोचें, अपने से बालातर होकर सोचें, तो फिर मैं समझता हूँ कि रास्ता निकले। तो ये बात यहीं तक रहेगी जनरल फैज़ साहब तक, कि इससे आगे भी बढ़ेगी? लोग कह रहे हैं गिरफ्तारियां होंगी, फिर जा कह रहे हैं जनरल बाजवा भी रेडार पे हैं, उनका भी कुछ हो सकता है, खबरें मुख्तलिफ आ रही हैं। कुछ तो क्लियर करें, मतलब कहाँ से क्लियर होगा, कैसे होगा? देखिए, इस पे मतलब कि कुछ कहना मेरा बनता भी नहीं है, और ना मैंने पीएचडी की है कि मैं कह सकूं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का आगे चलकर क्या बनेगा। ये होना क्या चाहिए? हाँ जी, होना क्या चाहिए? आप सियासतदान तो है ना, सीनियर सियासतदान है। देखिए, फौज के अंदर एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होती है, और आज से नहीं है, माजी में भी होती रही है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि किसी जर्नैल पे हाथ पड़ा है। माजी में भी ऐसे जर्नैल थे जिन्होंने कुछ इख्तलाफात किए या कू करने की कोशिश की, तो मामलात जो थे उनके लिए वो ख़राबी की तरफ गए। तो अब मुझे तो अंदर की बात नहीं ना पता, ना आपको पता है। अब हम यहाँ बैठ के तज़किया करने शुरू करते हैं, नहीं जी ये हुआ था, ये हुआ था, टॉप सिटी में ये हुआ था, फलानी जगह ये हुआ था, कौन मौक्कल था, असल में कौन मौक्कल था, कौन सा जिन था उनके पास, तो जनरल फैज़ का क्या किरदार था। तो बातें करनी बड़ी आसान है, लेकिन जब अंदर की मालूमात हमें नहीं है, तो मैं समझता हूँ हमें थोड़े दिन सब्र करके देखना चाहिए कि भाई फौज की तरफ से क्या बाहर आता है उस इंक्वायरी से, उस कोर्ट मुझे तो नहीं पता। मैंने तो इसलिए आप पिंडी में बैठे हुए मुतलका आदमी से पूछा है कि जिनके पास मालूमात होती हैं। खैर, आप इस वक्त ये बताइए कि ये टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात चल रही, कुछ ऐसा है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं? देखिए, ज़्यादातर तो अफवाहें हैं, और जब इंसान देखे कि सिस्टम जो है वो जाम हुआ है और सिस्टम जो है वो सही तरीके से नहीं चल पा रहा, सिस्टम डिलीवर नहीं कर सकता, लोग सिस्कियाँ ले रहे हों, महंगाई बेरोज़गारी पे कंट्रोल ना हो रहा हो, तो फिर तरह तरह की अफवाहें जो हैं वो फैलती हैं कि इमरजेंसी लगेगी, इमरजेंसी प्लस लगेगी। माजी में भी ये चीज़ें होती रही हैं। तो मौजूदा सूरत हाल में कोalition गवर्नमेंट्स को चलना बड़ा मुश्किल नज़र आता है, और बाहर के जो दावे किए गए हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, इतने अरब आ रहे हैं, इतने MOU साइन कर चुके हैं, तो ज़ेर ज़मीन हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। सही बात जो है, तो उस सिस्टम के अंदर जहाँ पर आप उसको चला ही ना सकें, अब प्राइम मिनिस्टर जितनी मर्जी कोशिश कर ले, प्राइम मिनिस्टर के पास तो सिर्फ होता है एक जो इस्लामाबाद का एरिया होता है, उससे बाहर निकल के तो वो प्राइम मिनिस्टर रहते नहीं ना, फिर तो सूबों के हवाले हो जाता है। 18वीं तरमीम के बाद सब कुछ सूबों के पास चला गया। तो अगर एक वज़ीर आज़म के साथ चारों सूबे एक इज्तिमाई सोच के साथ आगे ना चल रहे हो और हर कोई अपनी अपनी मनमानी कर रहा हो, तो फिर सिस्टम में कोई ना कोई खराबियां तो दूर करनी पड़ती है ना। और मैं भी ये समझता हूँ ये सिस्टम मौजूदा तरीके से आप चलाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसको आप कामयाब नहीं कर सकते। इसको कामयाब करने के लिए आपको बेसिक चेंजेस करनी पड़ेंगी। अब वो आप खुद कर लें, और या आप फिर किसी और तरीके से कर लें। तो एजाज साहब, क्या आपके हल्के के लोग तो आते होंगे आपके पास कि हमारे बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं, बिजली नहीं आ रही, महंगाई हो गई है, आपको ये सारे फेस नहीं करना पड़ता सब कुछ? फेस करना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मुल्क में सियासत के अंदर जब तक मफादात की सियासत ख़त्म नहीं होगी, और जब तक एक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक अक्रॉस द बोर्ड सबको बराबर ट्रीट नहीं किया जाएगा, चाहे वो हुकूमत में या अपोजिशन में है। अब ये जो महंगाई हमारे ऊपर जो बोझ आया, अब तो सारे इसमें भी पीएचडी कर चुके हैं ना,
वो बैठकर टेलीविजन के बजाय आईपीपीज लगाए, किस ने लगाए, क्यों लगाए, कौन से दौर में नहीं लगे, वो ये बताएं। 1994 से लेकर और 2020 तक या 18 के बाद भी जो है वो आईपीपीज लगते रहे हैं इस मुल्क के अंदर। कैपेसिटी पेमेंट्स होती रही हैं रिश्तेदारों को नवाजने के लिए, अपने बच्चों को नवाजने के लिए, अपने दोस्तों को नवाजने के लिए आपने ये काम किए, और इस मुल्क को आपने उस जगह जाकर छोड़ दिया कि ना आगे का रास्ता है ना पीछे का। अगर आगे दरिया है तो पीछे खाई है। तो आवाम को तो पता नहीं कि वो जाए कहाँ, और इनको भी नहीं समझ आ रही कि हम किस तरह चले। अगर टोटल टैक्स जो है सैलरीड क्लास से इकट्ठा हो रहा है 352 बिलियन, तो आईपीपीज को आप दे रहे हैं 358 बिलियन, तो साल का कहाँ से फिर आप गुजारा करेंगे? फिर ये पूछा जाए इनसे कि इतने आप अकल कि आपने 40,000 मेगावाट लगा दिया, जब पाकिस्तान की पूरी डिमांड 29,000 है और 25,000 से ज़्यादा आप ट्रांसमिट ही नहीं कर सकते, ट्रांसमिशन लाइंस ही नहीं है आपके पास। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान में सप्लाई नहीं है, सप्लाई मौजूद है, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई मौजूद है, लेकिन इसको मुल्क को अपने ही लोग खा गए, जो इस मुल्क को चला रहे थे उन्होंने इसको खा लिया। तो फिर आम आदमी, गरीब आदमी बेचारा क्या करे? तो आप तो ये सारी बातें वही कर रहे हैं, जमात इस्लामी वाले यहाँ पर 14 दिन बैठे रहे हैं आपके ही शहर में, वो भी आगे यही बात कर रहे थे, धरना दिए हुए थे। आपको लगा नहीं कि निकलना चाहिए? इस तरह की जो तहरीक चल रही है, हुकूमत से सही मुतालबात कर रही है, मुझे भी इनके साथ खड़े होना चाहिए। दूसरी तरफ वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, वो भी खड़े हुए हैं, उन्हें भी आप एक पार्टी के सरबराह हैं, आपको कहीं पे आवाम देखना चाहती है कि आप कहाँ पर हैं, हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत के मुखालिफ हैं, इन सारी पॉलिसियों से नाला हैं, कहाँ खड़े हैं, पोजीशन क्या आपकी? मैं खड़ा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ और मैं आवाम की बात करता हूँ, लेकिन जमात इस्लामी ने धरना तो ज़रूर दिया। उनके धरने के दौरान बिजली की 2.5 रुपये कीमत बढ़ा दी पर यूनिट, तो जमात इस्लामी तो उस दिन अपना सामान बांध रही थी जाने के लिए। तो कौन सा मुआहदा किया उन्होंने? हमें तो अभी तक पता ही नहीं लगा कि हुकूमत के साथ क्या सेटल करके गए हैं यहाँ से वो 2 हफ्ते की जद्दोजहद के बाद। यानी जो आप गए थे बिजली की कीमतें कम करवाने, वो तो आपके धरने के दौरान उन्होंने कीमतें बढ़ा दी, आपको बताने के लिए कि भाई जाओ जो करना है कर लो। मतलब मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ, मैं ये उनको इस बात पे ब्लेम नहीं कर रहा कि उन्होंने कोई गलती की है, लेकिन ये चीज़ें वो है जो अवाम पूछते हैं आकर, जो अवाम जो बातें कर रहे होते हैं कि हमारी जान ना छूटेगी। सियासी जमातें तो सारी आपस में इकट्ठी होती हैं, और जिस मुल्क के अंदर आप ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ ही ना कर सकें, जिस मुल्क के अंदर आप हफ्ते में 5-5 ऐसे सेमिनार करवा रहे हो जिसमें ख़त्म नबूवत की बात चल रही हो, उस मुल्क में आप क्या अचीव करना चाहते हैं? तो ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये बात कर रहे हैं फार्म 47-45 की, इस तहरीक को कैसे देखते हैं? तहरीक इंसाफ इसको लीड कर रही है, चकजई साहब इसमें हैं, बाकी कुछ पार्टियाँ, इसका क्या मुस्तकबिल देखते हैं? आपका नहीं दिल करता कि इनके साथ खड़े हो जाएं, ये बात ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि IGI का अगर वो जो केस असर खान का लगा हुआ, अगर उसका फैसला हो जाता तो ना RTA बंद होता, ना सिस्टम बंद होता, ना फॉर्म 45-47 की बात हो रही होती है। तो अगर 35 पंचरों की थी, वो किधर से निकाले पंचर उन्होंने? तो देखिए, ये तो मतलब एक गिमिक है ना, इसको क्या करेंगे आप? ये तो RTA के खड़े हो गए, उस वक्त कहा जी असर खान के पैसे बांटे गए, एफिडेविट दे दिया देने वालों ने, पैसे देने वालों ने, लेकिन उसका तो फैसला आज तक हमने नहीं देखा, सामने नहीं आया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जनाब, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे।